हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी सर्वोच्च न्यायालय के पार्ट 1 के बारे में। जो लोग वो वीडियो ना देखे हों उसकी लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। और आज का जो वीडियो है सर्वोच्च न्यायालय का ही पार्ट 2 हम लोग देखेंगे, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की कार्य और शक्तियों के बारे में बात करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है, उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसी होती है, योग्यता क्या होती है, उनका कार्यकाल क्या होता है और उनके अधिकार क्या होते हैं जो जज होते हैं, और उन पर कैसे अध्यादेश लगाया जा सकता है, पद से हटाया कैसे जा सकता है, और हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो स्वतंत्रता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी कल की वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां और अधिकार के बारे में। शक्तियां और अधिकार के बारे में बात करेंगे किसके, सुप्रीम कोर्ट के। जो लोग पहला वीडियो इसका पार्ट 1 ना देखे हो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह उसी से रिलेटेड है। और अगर वो नहीं समझ में आई होंगी चीजें, आप लोग इसे डायरेक्ट देखेंगे तो चीजें समझने में उतना आप लोगों को आसानी नहीं हो पाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं। इसकी जो पहली शक्ति है वह है मूल क्षेत्राधिकार। पहली है मूल क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 131 के तहत आता है ये। इसका अधिकार जो है क्षेत्राधिकार। देखिए, मूल क्षेत्राधिकार से तात्पर्य क्या है, यह वह अधिकार है जैसे कि अपना भारत का जो संघीय तंत्र है, भारत के संघीय तंत्र के तहत, मतलब केंद्र और राज्य के मध्य में अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। अन्य किसी स्टेट को यह प्रावधान नहीं दिया गया संविधान के तहत कि वह केंद्र और राज्य के बीच की जो बहस हो या जो वाद हो उसे सुलझा सके। तो इस पे विशेष शक्ति प्रदान की गई है सुप्रीम कोर्ट को कि आप अगर केंद्र और राज्य के बीच में कोई वाद होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगी। इसमें एक चीज निकल के आती है, एक पॉइंट था 1961 में पहला वाद पूछ लेता है कि केंद्र और राज्य के बीच में संघीय लोकतंत्र का पहला वाद कौन सा था, तो 1961 में हुआ था। पश्चिम बंगाल ने केंद्र सरकार के विरुद्ध में किया था। ठीक, तो आइए यही हम लोग नोट डाउन करते हैं। भारत के संघीय ढांचे, भारत के संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के बीच, विभिन्न इकाइयां मतलब राज्य, भारत के संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के मध्य वाद में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है न्यायालय के तौर पर निर्णय सुनाएगा। ठीक, न्यायालय के तौर पर निर्णय सुनाएगा। मतलब इसका आशय यह निकल के आया कि अगर केंद्र और राज्य के बीच में कोई वाद होता है तो वह निर्णय कौन देगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट ही देगा, उसके अलावा कोई नहीं देगा। अब बात आती है इसी में जो पॉइंट निकल के आता है, नोट करके आप लोग लिखिएगा, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। वह क्या था कि 1961 में ऐसा पहला वाद आया था जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में क्या हुआ था, विवाद हुआ था, मामला आया था। वह था पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच में। उसे नोट डाउन करेंगे। 1961 में पश्चिम बंगाल वर्सेज केंद्र सरकार, केंद्र सरकार मतलब पश्चिम बंगाल ने केंद्र सरकार के विरुद्ध में क्या किया था, वाद दायर किया था। तो यह चीज निकल के आती है। यहां आप लोग एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट और प्लस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को यह शक्ति नहीं प्रदान की गई है। ठीक, कि स्टेट और सेंटर के बीच में अगर केंद्र और राज्य के बीच में कोई वाद होता है तो उस पर निर्णय केवल सुप्रीम कोर्ट ही देगा, हाई कोर्ट नहीं दे सकता है। हमारा जो दूसरा अब क्षेत्र आता है वह कौन सा है, न्यायाधीश। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, इस पर बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। न्यायाधीश
न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। इसके तहत क्या कहा गया है कि जो हमारा संविधान है उसने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इस वजह से की है कि जो हमारे आम नागरिक हैं उनके मूल अधिकारों का क्या हो सके, संरक्षण हो सके। मतलब हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था, मूल अधिकार का वीडियो पढ़ रहे थे तब भी देखे थे कि अगर मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करिए, सुप्रीम कोर्ट आपके मूल अधिकारों का क्या करेगी, हनन हो रहा है तो उसे रोकेगी, उस पर वाद दायर करके वह आपके पक्ष में निर्णय सुनाएगी कि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो जो अगेंस्ट में होगा उसके खिलाफ क्या होगा, कार्यवाही की जाएगी। तो बात निकल के आती है कि यह मूल अधिकार का रक्षक और संरक्षक है। मूल अधिकार का संरक्षक और गारंटर कौन, संविधान के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वह हमारे मूल अधिकार का संरक्षक और गारंटर है। ठीक, इसके लिए अगर मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो हम लोगों ने उस चैप्टर में भी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, 5 तरह की रिट जारी करती है। उस रिट के माध्यम से क्या करेगी, मूल अधिकारों के हनन को रोकेगी। तो वह रिट कौन कौन सी है उसे हम लोग देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को याद होगा क्योंकि मैंने ये चीज पहले ही बता रखी है आप लोगों को। 5 तरह की रिट होती है, कौन कौन सी। पहली हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी हमारी परमादेश, तीसरी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण भी हो गया। उसके बाद प्रतिषेध, सबके बारे में हम लोग डीपली पढ़ चुके हैं। जो लोग ना देखे हो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो मिल जाएगा, आप लोगों को देख लीजिएगा। प्रतिषेध, उसके बाद अधिकार परीक्षा, इतनी तरह की रिटें जारी करके क्या करता है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है हमारे मूल अधिकारों के हनन को रोकता है। तो ये आप लोग नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बात करते हैं इसके तीसरी शक्ति के बारे में जो हमारी है अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक, आइए बात करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चीजें इजी है, इजी वे में लेके याद करिए, जहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है हर एग्जाम में। तीसरी आती है हमारी अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार जो हमारा है इसका जो प्रावधान किया गया है 132 में, इसमें पॉइंट क्या निकल के आता है कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है, निचली अदालत होती है, उनके खिलाफ फैसला सुनाता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं कि ये इसमें आपके हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, और उसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है जिसके ऊपर यह चलता है उसे क्या होता है कि लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर याचिका दायर करेगा तो उसने अगर सजा भी सुनाई है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यह गलत है तो वह उसे माफ कर सकता है। यही चीज है, आइए हम लोग लिखते हैं। सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करेगा। ठीक, एक पॉइंट यह निकल के आता है। अब इसमें क्या है कि इसमें भी 4 तरह के न्याय क्षेत्र दिए गए हैं, उन क्षेत्रों के तहत यह क्या करेगा, सुनवाई करेगा। कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। पहला संवैधानिक, दूसरा दीवानी, तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट है आपराधिक, ये मामला है सर। ठीक, क्या होता है अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को क्या किया है, उम्र कैद की सजा सुना दी है, मतलब
उम्र कैद की सजा सुना दी है या 10 साल के कैद की सजा सुना दी है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है कि इसे वह चेंज कर सकता है, या फिर वह इस वाद को अपने पास लेके इसमें चेंजेस कर सकता है। यही चीज है, इसे हम लोग नोट डाउन करेंगे। इसके तहत क्या है, किसी को दोष मुक्त कर दिया है, वो अपराधी है लेकिन दोष मुक्त कर दिया है, दोष मुक्ति 10 वर्ष की कैद या फिर उम्र कैद। अगर इस तरह के प्रावधान किए गए हैं तो वह क्या करेगी कि इस पर उसके खिलाफ सुनवाई करके वह इसे चेंज कर सकती है। बात आती है अब विशेष अनुमति। ठीक, तीसरी हो गई हमारी चौथी में हम लोग बात करेंगे तो वो क्या है हमारा विशेष अनुमति। विशेष अनुमति का मतलब क्या है अभी बात करते हैं। विशेष अनुमति वाले मामले, विशेष अनुमति वाले मामलों का मतलब यह है कि यह क्या होते हैं हमारे विवेकानुसार होते हैं। यह हमारे अधिकार नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं है, यह विवेकानुसार मामला है कि इस पर वह क्या कर सकता है, निर्णय दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। कोई बाध्य नहीं है, यह अधिकार नहीं है कि नहीं इस पर निर्णय वह देगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। यह क्या है, विवेकानुसार है, अधिकार नहीं है। ठीक, और यह जरूरी नहीं है कि केवल हाई कोर्ट के खिलाफ ही हो सकता है, यह किसी भी उच्च न्यायालय या पंचायत या जिला न्यायालय के खिलाफ हो सकता है। तो लिखेंगे क्या, किसी भी न्यायालय या पंचायत के खिलाफ। ठीक, किसी भी न्यायालय या पंचायत के खिलाफ, पंचायत का मतलब ये होता है जो हमारी पंचायतें वगैरह होती है, उसके खिलाफ यह मामले सुनवाई किए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हो गई होगी। आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा क्षेत्राधिकार हमारा आता है, बहुत इजी है। ठीक है, चौथा हमारा सलाहकार क्षेत्राधिकार। सलाहकार क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार से मतलब क्या है कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को संविधान ने अनुच्छेद 143 के तहत 143 के तहत राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों में सुप्रीम कोर्ट से मत लेने का या सलाह लेने का अधिकार देता है। वह मत कौन कौन से हैं, 2 श्रेणियां कौन कौन सी हैं। पहली श्रेणी, ऐसा मामला जो सार्वजनिक हित से संबंधित हो, ऐसा मामला जो सार्वजनिक हित से संबंधित हो उस पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है, सलाह ले सकता है। ठीक, और जो दूसरा मामला है कि जो हमारे सार्वजनिक समझौते हुए हैं, जो हमारे पुराने समझौते हुए हैं या संधियां हुई हैं, अगर उन पर कोई वाद हो रहा है तो उस पर राष्ट्रपति इससे सलाह ले सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि 2 तरह के क्या है पाबंदियां लगाई गई हैं कि जो पहला है सार्वजनिक हित का जो मामला है उसमें राष्ट्रपति के लिए अपनी वह क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट अपना सलाह दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। सार्वजनिक हित के मामले में राष्ट्रपति अगर उससे सलाह मांगता है तो वह सलाह दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। और अगर जो हमारे ये है संधियां वगैरह हैं, समझौते वगैरह हैं पहले के, अगर उस पे वाद उठा है तब इन्हें सलाह देनी ही पड़ेगी और यह अनिवार्य है। और बात आती है कि यह राष्ट्रपति के ऊपर है, राष्ट्रपति बाध्य नहीं है सलाह लेने के लिए। राष्ट्रपति इस सलाह को मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, और सलाह ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। तो यही पॉइंट निकल के आता है, इसे हम लोग देखेंगे। पहले एक लिख लेंगे, संविधान ने
अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने या मत लेने के लिए दो श्रेणियों में प्रावधान किया है। यह अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा कौन सा अनुच्छेद है, 143। तो हमारा जो दो श्रेणियां हैं वह कौन सी हैं? पहली हमारी सार्वजनिक हित संबंधी मामले, ठीक। और जो हमारी दूसरी है वह कौन सी है? दूसरी हमारी है संवैधानिक संधि या समझौता। अगर इन दोनों पर वाद होता है तो इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के क्या आता है कि जो सार्वजनिक हित है इस पर सुप्रीम कोर्ट हाँ नहीं, मतलब मत दे भी सकती है नहीं भी दे सकती है, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट को मत देना अनिवार्य है, ठीक। अब एक पॉइंट और निकल के आता है, मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को लिखवाऊंगा। देखिए ये दोनों हो गए, इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, मतलब कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो इनसे सलाह ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है, या इनकी सलाह मान भी सकता है नहीं भी मान सकता है, यह उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। क्योंकि वह इससे बाध्य नहीं है कि ये जो सलाह देंगे उसे मानना ही पड़ेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी क्या थी? चौथी थी। अब पांचवी देखेंगे हम, अभिलेख न्यायालय के तौर पर। अभिलेख न्यायालय के तौर पर, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के तौर पर, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के पास दो शक्तियां दी गई हैं। और दो शक्तियों में कौन सी है कि जो सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही है या फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यवाही है अथवा जो फैसले हैं वह क्या होगा? अभिलेख के तौर पर रख दिया जाएगा या साक्ष्य के तौर पर उसे रख दिया जाएगा। लेकिन अगर उस समय में जब इसे रखा गया है उससे संबंधित भी कोई वाद अगर दूसरे न्यायालय में चल रहा है तो भी इस मामले पर हस्तक्षेप कोई नहीं कर सकता। मतलब इसका आशय निकल के आया कि जो हमारा ये अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है तो इसमें जो इसकी कार्यवाहियां होंगी या फैसले होंगे उन्हें अभिलेख के तौर पर या साक्ष्य के तौर पर रख दिया जाएगा और उस पर कोई वाद नहीं कर सकता, कोई अदर कोर्ट वाद नहीं कर सकता। और उसके बाद दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि अगर न्यायालय की अवमानना हो रही है, न्यायालय की अवमानना होने पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? इस पर आपको दंडित भी कर सकता है। अगर आप न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपको दंडित भी कर सकता है। और दंड करने का प्रावधान क्या है कि आपको क्या किया जाएगा? 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा या 6 वर्ष की सजा सुनाई जाएगी। आइए यही पॉइंट हम लोग लिखते हैं। पहला पॉइंट हमारा निकल के आता है सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही या फैसले अभिलेख या साक्ष्य के तौर पर रखे जाएंगे। ठीक, ये पूछता है आपसे कि अभिलेख न्यायालय के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का क्या प्रावधान होता है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं, मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे अगर आप लोग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए, साक्ष्य के तौर पर रखे जाएंगे किसी भी न्यायालय में
इस पर वाद नहीं किया जा सकता। ठीक है, किस पर? जो अभिलेख के तौर पर या साक्ष्य के तौर पर जो चीज, जो मामला रखा गया है, उस पर कोई भी कोर्ट अपना क्या नहीं कर सकती, उस पर वाद नहीं कर सकती है। दूसरा पॉइंट निकल के आता है, न्यायालय की अवमानना करने पर, न्यायालय की अवमानना करने पर, न्यायालय की अवमानना करने पर क्या कर सकते हैं? उसे हम लोग दंडित करने का प्रावधान, अवमानना करने पर दंडित करने का प्रावधान, दंडित करने का जो प्रावधान है वह क्या है? 6 वर्ष की सजा या फिर 2000 रुपए जुर्माना। ठीक, यह प्रावधान किया गया है किसके तहत? अभिलेख न्यायालय के तहत। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि केवल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। क्या किया गया था कि 1991 में सुप्रीम कोर्ट से बढ़ाकर इसे जिला न्यायालय या कोर्ट आपके जो हाई कोर्ट या सुप्रीम हाई कोर्ट और जिला न्यायालय दोनों को भी यह प्रावधान, यह अधिकार दे दिया गया था, दंडित करने वाला फैसला दे दिया गया था। अब बात करते हैं न्यायिक समीक्षा की शक्ति। हमारी जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है वो 5वीं शक्ति है हमारी। ठीक है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। चीजें इजी हैं, इजी वे में लेके याद करिए, याद हो जाएंगी। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। और इसका जो अनुच्छेद है न्यायिक समीक्षा की शक्ति का 136 है, 137 के तहत कहा गया है। इसमें क्या करता है कि आप लोग जानते हैं कि जो कानून बनता है, कानून बनाने के लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर वह उसका क्या करेगी? निगरानी करेगी, जांच करेगी, देखेगी कि यह कानून बनाने के योग्य है या नहीं है। अगर वह बनाने के योग्य है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, कानून बनाया जाएगा। अगर नहीं है उस लायक तो इसे क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है कि संविधान में जो हमारे शब्दावलियां दी गई हैं उनका क्या करेगा? उनके कथन को प्रस्तुत करेगा। अंतिम प्रस्तावक होता है, उसका जो अर्थ यह निकालेगा वही मान्य अर्थ होगा। ठीक, तो इसके तहत यही चीजें आती हैं न्यायिक समीक्षा के तहत। लिखेंगे क्या? इसके तहत वह राज्य व केंद्र दोनों स्तरों पर, इसके तहत वह राज्य व केंद्र, राज्य व केंद्र दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी, दोनों स्तरों पर विधायी व दोनों स्तरों पर जो हमारी विधायी होंगे या कार्यकारी होगा, आदेश की जांच करेगा। राज्य व केंद्र दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की, विधायी व कार्यकारी आदेशों की आदेशों के संवैधानिकता की, गलती हो रही है, संवैधानिकता की जांच करेगी। ठीक, देखिए इससे आप लोग परेशान हो तो अगर कभी कभी होता है कि जो वर्ड है आता रहता है लेकिन इंसान लिख नहीं पाता, तो वही प्रॉब्लम भी मेरे साथ है कि संवैधानिक में नहीं लिख पा रहा था। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, परेशान मत होइएगा आप लोग। ठीक है, तो इसके तहत वह राज्य व केंद्र दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों के संवैधानिकता की जांच करेगी कि यह कानून बनाने के योग्य है अथवा नहीं है। उसके बाद पॉइंट निकल के आता है कि जो संवैधानिक व्याख्या है। अब हम बात करेंगे 5वें की, इसके 7वें की जो लास्ट है, संवैधानिक व्याख्या। मतलब संविधान की व्याख्या कैसे होगी? संवैधानिक व्याख्या में क्या बात की गई है, या संवैधानिक व्याख्या या अर्थ विवेचन,
ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे तो इसके तहत क्या कहा गया है, अंतिम व्याख्या करता और अर्थ विवेचन करता है सुप्रीम कोर्ट। संविधान का अंतिम व्याख्या करता, आइए लिख लेते हैं। संविधान का लिख के फिर समझते हैं। संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता और अर्थ विवेचक, मतलब कि यह जो अर्थ अभी मैंने बात की थी कि जो यह अर्थ बताएगा वही मान्य होगा, अर्थ विवेचक है या अर्थ विवेचन करता, अर्थ विवेचन करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता और अर्थ विवेचन करता यही है। प्रावधानों या शब्दावलियों को अंतिम कथन प्रस्तुत करता है। संविधान के जो प्रावधान है, प्रावधानों या शब्दावलियों का अंतिम कथन प्रस्तुत करता है। अंतिम कथन का मतलब कि ये जो बताता है वह सत्य होता है। ठीक है, संविधान का अंतिम व्याख्या करता और अर्थ विवेचन करता है, प्रावधानों या शब्दावलियों का अंतिम कथन प्रस्तुत करता है। मतलब संविधान में जो प्रावधान किया गया है, जो शब्दावलियां हैं, उनके अर्थ की विवेचना तो होती ही है, संसद में भी होती है, राष्ट्रपति के तहत भी होती है, लेकिन अंतिम जो इसका अर्थ विवेचन करता है वह कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। जो वह बोलेगा वही मान्य होगा। तो इतनी सारी चीजें थी, हम लोग अब देखेंगे, कुछ नोट करके लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। नोट के तहत देखेंगे कि जो हमारे पहले सीजेआई थे, पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहले हमारे जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट के पहले जो हमारे भारतीय कौन थे, सीजेआई थे, वह कौन थे। तो पहले सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कब से कब तक थे, 1950 से 51, 1950 से 51। कौन थे हमारे ये, हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, ये हमारे पहले सीजेआई थे। ठीक, और वर्तमान में कौन है, ये पूछता है आप लोगों से, वर्तमान में सीजेआई, और ये कौन से नंबर के हैं, 47, 47वें नंबर के हैं, शरद अरविंद बोबडे। शरद अरविंद बोबडे, शरद अरविंद बोबडे हमारे क्या हैं, इस समय सीजेआई हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अभी 2019 में आप लोगों ने देखा था अयोध्या मामले का क्या आया था, अयोध्या मंदिर का, बाबरी मस्जिद का क्या आया था, निर्णय आया था। तो वह निर्णय किसने सुनाया था, जो इसके पहले थे। इसके पहले कौन थे हमारे, रंजन गोगोई। तो रंजन गोगोई ने सुनाया था उस पर फैसला। ठीक, तो उसे आप लोग याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे उसमें किसके बारे में। आज सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से हम लोग कवर कर लिए हैं, बात करेंगे उच्च न्यायालय के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए।